तो हम वही चीज़ें सारी करते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, हम उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं। उसी हिसाब से उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेज़िडेंट को पावर दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्राइम मिनिस्टर को पावर दिया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका जो यूपीएससी का जो आप एग्ज़ाम जो लिखने जा रहे हो, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको भी पावर दिया है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आपका आईएएस का एग्ज़ाम लेता है। इसी तरीके से जितने भी मतलब आपके चाहे फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीज़न को मिले हुए हैं, आप लोग इंडिया के सिटीज़न हैं, ये सारी बातें आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन का में कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। 22 पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, 395 आर्टिकल ओरिजिनली थे, 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये जो है 395 से अभी बढ़-बढ़ के अमेंडमेंट हो होकर 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं, तो दुनिया भर के आर्टिकल ऐड हुए हैं। 465 से ऊपर आर्टिकल्स हैं हमारे पास। वैसे नंबर लेकिन 395 आर्टिकल रिटन में आपको दिखेंगे। तो 395 आर्टिकल्स में 22 पार्ट में, और अब तो पार्ट बढ़ा के एबीसी करके 25 पार्ट हैं। लेकिन ये पार्ट्स में और उसके अंदर फिर चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जो कि हमें कानून के बारे में बात करते हैं। तो उन सब में हमने पार्ट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन और टेरिटरीज आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक उसमें डिस्कस है, उसके बारे में बात की हमने। फिर हमने बात की सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 टू 11 है, जिसमें हमने 5 से 11 तक आर्टिकल हैं, उसमें हमने सिटीजन कौन इंडिया का सिटीजन होगा उसके बारे में बात की। फिर हमने फंडामेंटल राइट्स, उन सिटीजन को कौन से राइट्स मिलेंगे, अधिकार कौन से मिलेंगे, वो आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात की। फिर स्टेट्स के भी कुछ हमारे ऊपर जो है हम स्टेट से कुछ क्लेम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को निर्देश दिए हुए हैं कि आपको जनता के लिए ऐसा-ऐसा काम करने हैं, तो वो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं, तो वो है। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज स्टेट्स की जो सिटीजन हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, तो उसके बारे में पार्ट 4 ए के अंदर आर्टिकल 51 ए 36 से लेकर 51 तक जो है वो डीपीएसपी है, और 51 ए जो एक आर्टिकल है पार्ट 4 ए, वो बात करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अब उसके बाद में हमारा आता है पार्ट 5। अब पार्ट 5 जो है, इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, यानी पार्ट्स के अंदर चैप्टर हैं। जैसे कोई यूनिट होता है ना, तो यूनिट के अंदर बहुत सारे चैप्टर होते हैं। इसी तरह पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। उसमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे करेंगे। तो चैप्टर 1 जो है, वो बात करता है एग्जीक्यूटिव के बारे में, और उसके अंदर आर्टिकल है 52 से लेकर 78 तक। चैप्टर 2 जो है, उसके अंदर अभी हमने चैप्टर 2 स्टार्ट नहीं किया, अभी चैप्टर 1 में ही चल रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो है, पार्ट 5 का चैप्टर 2, उसमें आर्टिकल 79 से लेकर और 122 तक है, वो पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में बात करता है। उसमें कैसे कार्रवाई होती है, कैसे कानून बनता है, क्या चीज़ होती है, वो सारी बातें उसमें हैं। फिर प्रेसिडेंट कानून कैसे बनाता है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, अध्यादेश इश्यू करता है प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में बात आर्टिकल 123 पार्ट 3 ऑफ इंडियन चैप्टर 3, पार्ट 5 का चैप्टर 3 के अंदर एक आर्टिकल है 123, जिसके ऊपर बात की गई है। उसके बाद में पार्ट 4 चैप्टर 4 है, पार्ट 5 का चैप्टर 4 के अंदर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक के बारे में बात की गई है। 124 से 147 तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई है, और फिर हमारा एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जिसका आर्टिकल 148 से 151 तक है। अभी हम ये पार्ट पे हम पहुंच गए हैं, पार्ट 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से अभी हमने पहला चैप्टर शुरू किया है उसका, उसमें है एग्जीक्यूटिव चैप्टर। और एग्जीक्यूटिव में हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार्यपालिका को देखता है, जो काम करवाता है, सारे काम जिसके नाम पे लिए जाते हैं, वो सारा जो है वो उसका नाम है प्रेसिडेंट। कौन है, कौन देखता है, प्रेसिडेंट। तो हम लोग अभी बात जो कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट हमारा मेन एग्जीक्यूटिव है। जितने भी हमारे यहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट ही जो होता है वो मेन एग्जीक्यूटिव हमारा है। लेकिन प्रेसिडेंट बहुत सारे तरीके का फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पे। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडिया का प्रेसिडेंट होगा। और जैसे ही ये बात होती है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, जो कि इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, जब भी कहीं पे कोई प्रेसिडेंट इलेक्टेड होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो ऐसी जगहों को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। और अगर प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड ना हो,
अगर प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड ना हो तो उसको, यानी कि कोई राजा का बेटा राजा बन रहा हो तो उसको हम लोग मोनार्की बोलते हैं या एब्सोल्यूट फ्रीडम, एब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं, या उसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेपोटिज्म या डिस्पोटिज्म के नाम से जानते हैं। ये जो मोनार्की होती है इसको राजतंत्र कहा जाता है। तो जहाँ पे राजतंत्र नहीं होता वहां गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक, ठीक है। या तो राजतंत्र होगा यानी कि मोनार्की होगी, या फिर गणतंत्र होगा जिसको रिपब्लिक कहते हैं। तो इलेक्टेड, अगर हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड बाय द पीपल है तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपब्लिक हो जाएगा। हमारा हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्टली तो नहीं होता, एमपी एमएलए उसमें वोट करते हैं। तो वो जो है हमारा रिपब्लिक बना लेता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। अब प्रेसिडेंट चुना कौन जाता है, कौन इंडिया का प्रेसिडेंट हो सकता है, तो जो भी बंदा 35 साल से एज से ऊपर हो, जो पागल दिवालिया ना हो, इंडिया का सिटीजन हो। अब इंडिया का सिटीजन वो किसी भी तरह से बना हो, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो बाय डिसेंट हो, कई तरीके हैं इंडिया का सिटीजन बनने के। तो उसमें से जो भी तरीके जो मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को, जो बच्चे पढ़े हैं, तो किसी भी तरीके से वो प्रेसिडेंट बना हो, यानी प्रेसिडेंट वो किसी भी तरीके से वो इंडिया का सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल से एज में ऊपर होना चाहिए, और किसी पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर अगर है या कोई गवर्नमेंट की जॉब में काम कर रहा है तो वो वहां पे वो बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब प्रॉफिट पोस्ट पे ना हो, और फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 324 है, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा, 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसका इलेक्शन करवाएगा, और प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन वही कराता है। अब इसमें जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो मैंने बताया था इसके अंदर जितने भी एमपीज हैं, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो वोट करते हैं, और एमएलएज वो वोट करते हैं, लेकिन इलेक्टेड वाले जो इलेक्टेड होते हैं। देखो ये एमपी दोनों दो तरीके से बनता है, एक इलेक्टेड बनता है और एक नॉमिनेटेड बनता है। नॉमिनेटेड मतलब जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में 2 बंदों को अपॉइंट करता है, और राज्यसभा के अंदर 12 बंदों को अपॉइंट करता है एज एमपी प्रेसिडेंट। तो ऐसे बंदे जो नॉमिनेटेड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। इलेक्शन में वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे जिनको जनता ने एमएलए बनाया या एमपी बनाया है। तो ये एमपी एमएलए वोट करते हैं, और उसके बाद में फिर वो चुना जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है। और मैंने ये भी बताया है आपको कि आरबीआई के पास वो सिक्योरिटी के तौर पे 15,000 रुपए जमा करता है। अगर 1/6 से कम वोट उसको मिलते हैं तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी जमा जमा करता है, और वो जब्त हो जाती है उसकी। अच्छा, अगर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, क्या होता है, तो उसमें जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से इलेक्शन होता है। ये हमने बात आप लोगों को बता दी थी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मतलब हर किसी को प्रेफ़रेंस देना होगा। प्रेफ़रेंस कैसे देना होता है, जैसे कि बा 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो चारों को आपको प्रेफ़रेंस देना है। मतलब 1 एक जैसे पहला प्रेफ़रेंस जो है रिदा को दे दिया, दूसरा प्रेफ़रेंस नदीम को दे दिया, तीसरा प्रेफ़रेंस जो है वो किसी को दे दिया, और जिसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, यानी सबसे कम, जैसे पहले उसमें एलिमिनेट किया जाता है। जैसे जो सबसे कम जिसको फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। फिर उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी। यहाँ तक की बात हम क्लियर थी। फिर इसके बाद हमने बात की कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जिसको भी जो लास्ट में बचता है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रेफ़रेंस मिलते हैं, वो बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है। ये सारी मैं डिटेल में कैसा होता है वो हमने बात कर ली है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको समझ में आएगा, एक रिवीजन मैंने दे दिया आपको। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की। अच्छा, इसको हमने कंपेयर भी किया था वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट से कैसे कंपेयर किया था हमने? हमने कहा था कि भाई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो होता है उसका भी इलेक्शन होता है, और वो जो है उसको एमपीज वोट करते हैं, एमएलएज उसमें वोट नहीं करते। यहाँ पे एमपीज और एमएलएज प्रेसिडेंट में दोनों वोट करते हैं। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। राज्यसभा मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं राज्यसभा को, तो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। वैसे वाइस प्रेसिडेंट की आपसे कोई पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, तो आप ध्यान रखिएगा वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती है। फिर उसको सैलरी मिलती तो है, तो वो किस बिना पर मिलती है, राज्यसभा का चेयरमैन होने के बिना पर उसको सैलरी मिलती है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उपराष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं लिखी हुई है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसमें एमपीज और एमपीज ओनली वोट करते हैं, जिसमें लोग इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों करते हैं, और इसके अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट वाले में एमपीज और एमएलए दोनों वोट करते हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड वाले करते हैं। इसमें अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होता है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, उसको ओथ दिलवाता है
प्रेसिडेंट, और अगर किसी रिजाइन करना हो वाइस प्रेसिडेंट को तो किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना हो तो प्रेसिडेंट करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट को करेगा। और अगर वह प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसके बिहाफ पर काम करेगा। और वाइस प्रेसिडेंट जो है सारे यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे वाइस सी वीसी होता है, वाइस चांसलर होता है, लेकिन चांसलर नहीं होता। चांसलर कौन होता है? जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसीलिए वहाँ पे वीसी होता है। वीसी हर यूनिवर्सिटी में आप बोलेंगे वीसी साहब हैं, कभी भी आप चांसलर नहीं बोलेंगे, क्योंकि चांसलर जो होता है, वाइस चांसलर वहाँ होता है, चांसलर नहीं होता, क्योंकि चांसलर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। उसके बाद में फिर वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम क्या है? वो मेन काम यह है कि जब प्रेसिडेंट ना हो तब उसकी जगह पे काम करना। बाकी वैसे उसको जो क्या करना होता है, उसको राज्यसभा का चेयरमैन बन के उसको काम करना होता है। अब प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट जो है उसको अगर रिज़ाइन करना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को करता है, लेकिन अगर उसको रिज़ाइन करने के बजाय हटाना हो तो क्या होगा? उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट करना पड़ता है। इम्पीचमेंट करने के लिए क्या होता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में 1/4 मेंबर जब उसके खिलाफ वोट करते हैं कि भई ये जो है हम चाहते हैं कि इसका इम्पीचमेंट किया जाए, तो उसके लिए एक रिज़ोल्यूशन पास करवाते हैं, और अगर उसको स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सेप्ट कर लेता है या राज्यसभा का चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेता है 1/4 मेंबर के, तो फिर उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है कि भाई ठीक है आइए, और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा, और उसके बाद में इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होता है। अब इम्पीचमेंट में अगर 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, जितने मेंबर हैं उनका 2/3, 2/3 लोग अगर उसके फेवर अगेंस्ट में वोट कर देते हैं प्रेसिडेंट के, तो फिर वो इम्पीच कर दिया जाएगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में भी यही चीज होगी, और अगर ये दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। आपको पता है कि प्रेसिडेंट आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जा सका है इंडिया में, ठीक है। और एक मोहम्मद जस्टिस हिदायतुल्लाह हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था कि वो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों कैपेसिटी में काम कर चुके हैं। ठीक है? तो ये बातें हम कर चुके हैं। फिर हमने एक बात की थी कि इसकी कई सारी पावर हैं, जिसमें से एक इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका वाली, जैसे सारे अपॉइंटमेंट जितने भी होते हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो, या वो यूपीएससी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का अपॉइंट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उसके अपॉइंट हो, कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो, या कैग का अपॉइंटमेंट हो, ये सारे अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर का, वाइस प्राइम मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। और उसके बाद में जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेनली पोस्ट है, यहाँ तक गवर्नर को भी स्टेट में अपॉइंट करने का काम जो है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स को, उनको भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। तो सारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आता है। और उसके अलावा मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस के लिए, हाउस का अच्छे से मतलब काम चले, सारा मिनिस्ट्री वगैरह अच्छे से काम करे, तो उसके लिए जो है, जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाना है, वो भी काम प्रेसिडेंट का है, प्रेसिडेंट करता है। ये बातें आप लोगों ने देख ली हैं, ये बातें आपने समझ ली हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने लेजिस्लेटिव पावर देखा। लेजिस्लेटिव जितने भी कानून बनते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर बनते हैं। जितने भी कानून बनते हैं वो किसके नाम पर बनते हैं? प्रेसिडेंट, यानी लास्ट में उसको प्रेसिडेंट का साइन कराना ही पड़ेगा। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल, कोई भी कानून नहीं बन सकता, जब तक कि पास नहीं हो सकता, जब तक लास्ट में प्रेसिडेंट साइन ना करे। तो प्रेसिडेंट साइन करना पड़ेगा, या करेगा या करना पड़ेगा उसको, लेकिन प्रेसिडेंट के साइन के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो उसको कानून बनाना उसके लिए ज़रूरी है। कोई भी पार्लियामेंट के अंदर बजट पास होता है तो प्राइम मिनिस्टर से पूछे बिना नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी, वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, सॉरी, प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि वो उसको जो है अप्रूव करे, या उसको कोई मनी बिल है वो पेश होने जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट से परमिशन लिए बिना आप मनी बिल को भी पेश नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट से को अगर परमिशन लिए बिना अगर कोई भी काम आप करने जाते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा, खासकर मनी बिल से रिलेटेड, या कोई भी बिल जो है, जैसे स्टेट का नाम बदलना है, या कुछ इस तरह के स्पेशल बिल होते हैं, जिनमें आपको प्रेसिडेंट से पहले पूछना पड़ेगा, फिर ही आप बिल पेश कर सकते हो। बिल क्या होता है? जिससे कानून बनता है, ठीक? ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो होती है कि मतलब प्रेसिडेंट का हो गया। अब प्रेसिडेंट जो है वो अगर कोई लेजिस्लेशन, कोई भी कानून बनाना है, तो मैंने बताया कि प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला लेता है। जॉइंट सिटिंग क्या होता है? जैसे लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, अब राज्यसभा वो बिल पास नहीं कर रहा, तो कानून नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों हाउसेज में मान लो पास करना ज़रूरी है। अब वो नहीं कर रहा, तो ऐसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए वो जॉइंट सिटिंग भी बुला लेता है, ये भी प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट के बहुत सारे काम हैं, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि सारे एमपीज़ को ओथ दिलवाए, ठीक है, सबको अपॉइंटमेंट करे, ये सारा काम उसका है। लेकिन वो अपने बिहाफ पे किसी से करवा ले, वो एक अलग बात है।
यहाँ तक कि बजट भी पेश करना प्रेसिडेंट का ही काम है, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्टर से करवा ले, किससे करवा ले, वो उसकी मर्जी है। तो ये बातें हमने कर ली थी। उसके बाद फाइनेंशियल पावर की बात कर ली हमने, हमने लेजिस्लेटिव पावर की बात कर ली, फिर हमने ये बात की जुडिशियल पावर की कि सारे जजेस का जितना भी जज है उनका अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के, वो सारा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करता है, उनको वोट दिलवाता है, ये सारे काम प्रेसिडेंट का है। तो ये बातें तो समझ में आ गई होंगी। अब हमारा एक पावर आता है कि यहाँ पे आगे की जो बातें, दो पावर बहुत इंपॉर्टेंट पावर है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। आपको मैंने एक रिव्यू दिया 10-15 मिनट, 15 मिनट हुआ, 14-15 मिनट, जिसमें मैंने आपको एक रिव्यू दिया जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो समझने की कोशिश की है, उसका एक मैंने ओवरव्यू दिया है जितने दिनों के लेक्चर में। तो इधर अब हम लोग आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ से आप लोग समझ लें अपना वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं इस पे स्क्रीन पे भी शेयर कर दे रहा हूँ आपका वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। भाई इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग प्लीज, जो भी लोग हैं पिक्चर में, सब लोग ध्यान से समझेंगे। मैं बात कर रहा था वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे स्टार्ट करना है, राइट। जुडिशियल पावर हमने कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वीटो पावर, राइट। यही तो है नदीम साहब, चलिए। देखिए कोई भी वीटो पावर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। कोई भी बिल पार्लियामेंट में जाता है, जैसा मैंने बताया, अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या मतलब, बिल क्या होता है, ये जो बिल वर्ड है, बिल, ये बिल क्या होता है, बिल का क्या मतलब होता है, बिल का मतलब होता है कि भैया ये जो बिल है यही बाद में क्या बनेगा, एक्ट। एक्ट मतलब कानून, ठीक है ना। बिल बिकम एक्ट, लेकिन बिल को एक्ट बनने के लिए प्रोसेस पूरा पूरा करना पड़ता है। कौन सा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, उसको पार्लियामेंट के थ्रू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, डिटेल में उसको डिबेट करते हैं लोग, एमपीज जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, उसमें बताते हैं ये कानून इसलिए होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून बनाने का काम एमपीज का होता है। ये एमपीज बिल पेश करते हैं, क्या पेश करते हैं, बिल पेश करते हैं। और ये जो बिल होता है, ध्यान रखिए, ये जो बिल होता है इसी को जब पास कर दिया जाता है तो ये एक्ट बन जाता है। तो एमपीज जो है बिल पेश करते हैं, चाहे वो लोकसभा में पेश करें या राज्यसभा में पेश करें। लेकिन ये बिल जब बिल पास होगा पार्लियामेंट के थ्रू, किसके थ्रू पास होगा, पार्लियामेंट के थ्रू, राइट। ये जब पार्लियामेंट बिल पास करेगा अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट ओनली इफ इट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो बिल है, इसको पार्लियामेंट ने पास किया, बिल को पार्लियामेंट ने पास किया, पार्लियामेंट ने पास करके इसको एक्ट बनाने की प्रोसेस में क्या होता है, एक पार्लियामेंट करेगा पास, प्लस प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेगा। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, एसेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट हाँ ना कहे, यानी साइन ना करे, वो साइन करेगा, ठीक है। जब साइन कर देगा तब ये समझ लीजिए कि वो बिल एक्ट बन गया, गेटिंग। लेकिन वो अपने मन से साइन भी नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले लोकसभा में बिल पास कराओ या पहले राज्यसभा में कराओ, फिर लोकसभा में जाके बिल पेश कराओ। कोई भी कानून आपको बनाना है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में पास होकर, दोनों हाउसेज से पास होकर वो बिल आएगा, तब प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, तब वो साइन करेगा बिल। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट साइन ना करे तो क्या वो बिल कानून बन पाएगा, आपने साफ साफ लिख दिया कि भैया अगर कोई कानून प्रेसिडेंट साइन नहीं करे, ओनली, ओनली वर्ड है ना, ओनली इफ ओनली इफ, अगर इट रिसीव, अगर वो रिसीव करता है क्या, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई बिल कानून तब बनेगा जब, आपने सुना होगा कैब, सुना होगा पहले, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, बाद में वो बन गया सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो एक्ट, बिल को एक्ट बनने का एक सफर है जिसमें प्रेसिडेंट का साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, गेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि भाई लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है ना। तो आर्टिकल 111, कौन सा आर्टिकल, 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का 111 आर्टिकल, आर्टिकल नोट करिएगा, 111 111 आर्टिकल के तहत उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने तुम्हारे सामने खाना पेश कर दिया गया तो तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, खा लो या मत खाओ, मना कर दो या उठा के फेंक दो, या बोलो दोबारा पका के लेकर आओ, कुछ भी कर सकते हो ना। क्या है नदीम, तुम्हारे घर पे खाना पेश होता है तो क्या करते हो तुम, खा लेते हो, या तो मना कर देते हो कि मेरा मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, या तो कहते हो कि यार अच्छा नहीं लग रहा, इसको दोबारा पका दो या इसको थोड़ा गर्म कर दो, गेटिंग, ये तो करते हो। हॉस्टल में तो जैसा मर्जी वैसा मिलता होगा, खाना पड़ता होगा, है ना, लेकिन घर पे थोड़ी बहुत नौटंकी चल जाती है कि नहीं। ठीक। तो यहाँ पे यही उसके सामने है कि जब प्रेसिडेंट के सामने कोई बिल आता है तो या तो उसको वो साइन कर दे, ठीक है ना,
एसेंट दे दे कि भैया चलो ठीक है भैया मैं साइन करता हूँ, पास हो गया बिल, वो एक्ट बन गया उसी टाइम। या तो विदहोल्ड कर ले, इतना एब्सेंट ना दे, मना कर दे, ठीक है। और तीसरा है वो रिटर्न कर दे बिल को कि भैया दोबारा कंसीडर करो, दोबारा से समझ के आओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बात एकदम ठीक नहीं है, प्रपोजल ये ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये कानून बनना चाहिए, एक बार दोबारा कंसीडर कर लो। अगर दोबारा कंसीडर कर लिया तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। ये 3 अल्टरनेट होते हैं। पहला चीज तो ये है कि भाई वो सहमति दे दे पार्लियामेंट को, बिल्कुल सही, सहमति दे दे, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या हमारा प्रेसिडेंट इतना पावरफुल है कि पार्लियामेंट कानून बना के लाए और वो मना कर दे कि मैं साइन नहीं करूंगा? क्या हमारा प्रेसिडेंट आपको इतना पावरफुल दिखता है? हमारा राष्ट्रपति इतना पावरफुल है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत पावरफुल है हमारे यहाँ, लेकिन प्रेसिडेंट देखो, एक्चुअल में मैंने अब आपको बता रहा हूँ प्रेसिडेंट को हमें डिटेल में क्यों पढ़ना है। क्योंकि जो पावर प्रेसिडेंट की है एक्चुअल में वो पावर एक्सरसाइज करता है प्राइम। अभी हमारे पास बिल पास होकर आया, इसको लोकसभा ने बिल पास कर दिया, यानी कानून, कोई कानून बना दिया। अब राज्यसभा ने पास कर दिया, अब वो आ गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट या तो अपना एसेंट दे दे, या तो फिर वो विथहोल्ड कर ले अपना एसेंट, या तो रिटर्न कर दे बिल को। लेकिन अगर एक बार रिटर्न कर दिया उस बिल को, ठीक है ना, अगर एक बार रिटर्न कर दिया तो दोबारा से, ठीक है, वो ये नहीं है कि दोबारा फिर अगर वो बिल पास होके आ गया, जैसे रिटर्न कर दिया और दोबारा से बिल पास होके आ गया, ठीक है। जैसे एक बार आपने क्या किया कि बस ऐसे अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि जैसे कि अगर आपने कोई खाना बोला कि दोबारा गर्म करके ले आओ, तो आप जो दोबारा गर्म करके लाएंगे तो आपको खाना ही पड़ेगा, मतलब ये प्रेसिडेंट के लिए है। तो इस तरह से रिलेट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो इसी तरह प्रेसिडेंट को उसको एसेंट को साइन करना ही पड़ेगा। गेटिंग? ओके ओके। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि दस प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर ओवर द बिल पास बाय द पार्लियामेंट, दैट इज ही कैन विथहोल्ड हिज assent to the bill, the object conferring this power on the president as twofold। ठीक है, एक तो वो विथहोल्ड कर सकता है अपना एसेंट, ठीक है, क्योंकि उसको लग सकता है कि यार बहुत हेस्टली, बहुत जल्दी से कोई डिसीजन लिया गया है, तो इस तरह से वो मतलब टू प्रिवेंट द हैस्टी एंड इल कंसीडर्ड लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। अगर लगता है उसको कि पार्लियामेंट ने मतलब कोई बहुत जल्दी में फैसला लिया है या सही से कंसीडर नहीं किया है, तो उसको रोकने के लिए वो उसको विथहोल्ड कर सकता है या उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। दूसरा, टू प्रिवेंट लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट अ लेजिस्लेशन विच मे बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कोई ऐसा कानून उन्होंने प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट ने बना दिया हो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो उसको रोकने के लिए भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि प्रेसिडेंट रोक सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह से गार्जियन है, क्योंकि ये ओथ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है ना। तो उसको, उसके लिए तो हमारे यहाँ पे जो है ना 3 तरह का वीटो, 4 तरह का हमारे यहाँ 3 तरह का वीटो है, वैसे वीटो 4 तरह का होता है। अब ये बात जो है ना, veto power enjoyed by the executive in the modern state can be classified into 4 types। 4 तरीके का वीटो पावर होता है बच्चा। ये 4 तरीका अगर ये याद हो गया तो समझ लीजिए कि आपने मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है, चाहे आप कोई भी यूट्यूब देख लें, कहीं पे भी देख लें, आपको ये वीटोस बहुत ठीक से क्लियर नहीं रहेंगे। बट फिर भी एक वीटो तो बहुत मुश्किल है कि क्लियर हो आपको, क्वालिफाइड वीटो। बट फिर भी हम लोग देखते हैं, जरा समझने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्यूट वीटो आप लोग बताइए, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है या जिन लोगों ने कहीं एंट्रेंस की तैयारी की है, वो लोग बताएं मुझे एब्सोल्यूट वीटो से आप क्या समझते हैं। प्रेसिडेंट की पहली वीटो जो पावर है, वीटो मतलब एक पावर है, एक ताकत है, वो वीटो पावर एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानी जाती है, वो क्या मतलब होता है उसका? अभी ये वीटो हमारे यहाँ पे है नहीं है, उसकी बात नहीं है, अभी सिर्फ वीटो की बात हो रही है। एब्सोल्यूट वीटो, आप लोगों ने कभी एब्सोल्यूट वीटो सुना है? सुना है एब्सोल्यूट वीटो? मेरी आवाज आ रही है नदीम, रिदा, गीता? तो आप लोग मुझे बताओ कि एब्सोल्यूट वीटो सामने लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट वीटो तो पता ही होगा, सामने ही लिखा हुआ है, पढ़ो। जो हमने बोला कि वो एसेंट ना दे, है ना, वो एसेंट ना दे। अपन जैसे मान लो बिल पास हो गया आया, और पास हो गया आया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया आया, प्रेसिडेंट ने कहा भैया मैं तो नहीं साइन कर रहा, ठीक है ना, मैं नहीं कर रहा, जाओ जो करना है कर लो, ठीक है ना। ओके, तो ये उसकी एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ कि मतलब उसकी इतनी पावर है कि उसने मना कर दिया तो मना कर दिया। अब मैं ये अभी ये नहीं कह रहा कि हमारा प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है नहीं कर सकता, अभी मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट पावर होता क्या है, ठीक है ना।
एब्सोल्यूट वीटो होता क्या है? एब्सोल्यूट वीटो ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास आया और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा साइन। गेटिंग? ओके। क्वालिफाइड वीटो की अभी रुक जाओ। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। मतलब कि विच कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद एन ऑर्डिनरी। सस्पेंसिव वीटो क्या मतलब, क्या हुआ कि उन्होंने, प्रेसिडेंट ने दिया, प्रेसिडेंट ने दिया कि लो भैया रिकंसिडर कर लो, ठीक है, दोबारा से कंसिडर कर लो, जैसा उसने भेजा ना कि दोबारा से कंसिडर कर लो, और दोबारा उन्होंने कंसिडर करके भेज दिया, तो आपको अब साइन करना पड़ेगा। तो ये होता है कि उन्होंने कुछ देर के लिए रोक लिया उसको, उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। ये भी बात समझ में आ गई होगी, ये दो बातें हम पहले भी डिस्कस कर लिया हमने, कि एक मना कर सकता है, दूसरा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। ये सस्पेंसिव वीटो को रिकंसिडरेशन कहते हैं, मना करने को एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई? हाँ, ऑर्डिनरी मेजोरिटी मतलब सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी जहां भी वर्ड हो इसका मतलब सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और ये वैसे भी पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेसिडेंट से कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिन में प्रेसिडेंट को साइन करना है, ठीक है। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, कोई पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने दिन में प्रेसिडेंट को साइन करके देना है। अब मान लीजिए उसको लेजिस्लेशन आया, उसके पास कानून बन के आया, प्रेसिडेंट को साइन करना है, वो साइन नहीं कर रहा, ना उसको मना कर रहा है, ना ही उस पे साइन कर रहा है। तो उसको कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप साइन क्यों नहीं कर रहे हो, और जब तक वो साइन करेगा नहीं, करके वापस नहीं करेगा, तब बनेगा नहीं। तो इस तरह के वीटो को, जब उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेता, ठंडे बस्ते में फेंक देता है, पड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं? तो हमारे यहाँ एब्सोल्यूट वीटो भी है, हमारे यहाँ सस्पेंसिव वीटो भी है, और हमारे यहाँ पॉकेट वीटो भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तीनों वीटोस हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट मतलब वो मना कर सकता है, लेकिन सारे बिल को मना नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा, आगे मैं बात करूंगा। एब्सोल्यूट वीटो भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जो है सस्पेंसिव वीटो भी है, और हमारे यहाँ जो है पॉकेट वीटो भी है। यानी हमारा प्रेसिडेंट मना भी कर सकता है, हमारा प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, और हमारा प्रेसिडेंट जो है वो पॉकेट वीटो भी कर सकता है, अपनी जेब में डाल सकता है, और उससे कोई पूछ नहीं सकता कि साइन करके सर दो, ठीक है, वो ना करे साइन, या मना करेगा तब आप बात कर सकते हो। आप वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजे तो बात कर सकते हो, एसेंट तो बात कर सकते हो, लेकिन अगर उसने कुछ किया ही नहीं, एक्शन ही नहीं लिया, तो आप पूछ नहीं सकते उससे कि सर आपने क्यों नहीं किया साइन, ठीक है, या क्यों, कब तक करोगे साइन, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उससे। तो इसलिए ये पॉकेट वीटो है। अगर प्रेसिडेंट को नहीं साफ पास करवाना है, बिल को उसका मन नहीं कर रहा है पास करने का, तो वो ऐसा कर सकता है। एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्वालिफाइड वीटो है क्या? नहीं है। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है? क्वालिफाइड वीटो ये होता है कि सिंपल मेजोरिटी से, अगर मतलब जैसे 2/3 मेजोरिटी से कोई बिल पास हुआ, ठीक है, वो सॉरी सिंपल मेजोरिटी मतलब ऑर्डिनरी मेजोरिटी, 50% लोगों ने उस बिल को पास करके भेज दिया, 50% एमपीज ने, ठीक है, ऑर्डिनरी या सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास हुआ। वो पास होने के बाद में फिर वो जो है प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उसको साइन नहीं किया, मना कर दिया साइन करने से। फिर वही बिल सेम को उन्होंने एब्सोल्यूट उसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी से पेश किया, यानी 2/3 मेजोरिटी से मान लो पास करके भेज दिया, यानी हायर मेजोरिटी से, ठीक है ना, हायर मेजोरिटी से बिल को पेश करके भेज दिया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा, और ऐसे वीटो को क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड वीटो। ये हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है, ये इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका में है। अमेरिका में अगर कोई बिल जो है वो पास होकर, यानी उनका कांग्रेस और वहां के सीनेट जो है, वहां के लोअर हाउस को बोलते हैं कांग्रेस, और अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, और अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पावरफुल ज्यादा हमारे यहाँ लोअर हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस मतलब लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, और वहां पे ज्यादा पावरफुल अपर हाउस है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है, मान लीजिए कि लोकसभा ने और राज्यसभा ने कोई बिल पेश किया, और पेश करने के बाद, पास करने के बाद में भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास तीन ही ऑप्शन है, या तो वो साइन करे, या तो ना करे, या तो सस्पेंसिव वीटो, या पॉकेट वीटो भी है। लेकिन हमारे यहाँ क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो क्यों नहीं है? उसका एक एक वो है, वजह है। हमारे यहाँ हर बिल डिफाइन है कि कौन सी मेजोरिटी से वो पास होगा। सिंपल मेजोरिटी से कौन सा बिल पास होगा, स्पेशल मेजोरिटी से कौन सा बिल पास होगा, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कौन सा बिल पास होगा, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हायर मेजोरिटी से पास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास हुआ, पास कर दिया कोई बिल, अगर उसको मान लो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से पास करके उसको दोबारा से फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। तो ऐसे को क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है ही नहीं सीन। हमारे यहाँ या तो सिंपल कोई बिल
क्लियर है कि या तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, या तो स्पेशल से होगा, या एब्सोल्यूट से होगा, उस और वो क्लियर है एकदम। ठीक है? तो हमारे यहाँ हायर मेजॉरिटी से पास करने वाला कोई सीन नहीं है, ना ही हमारे यहाँ दोबारा से वो ये प्रेज़िडेंट ऐसे मना करेगा कि दोबारा से बिल पास करके भेजना पड़े। हमारे यहाँ रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा तो उसी मेजॉरिटी से फिर सिंपल मेजॉरिटी से उसने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होकर आया था, तो अब भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होकर आएगा। आपको बात समझ में आ गई? रिदा? रिदा? संजीता? क्लियर? ठीक है। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन अभी अभी और इससे इम्पोर्टेंट बात आ रही है। अभी तक तो सिर्फ़ मैंने सिर्फ़ कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये क्या होता है, ठीक है ना? ये क्या होता है ये मैंने समझाया है। यहाँ पे देखें आप, एक का आप ध्यान रखिएगा कि प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया के पास एब्सोल्यूट सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो है। एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है एंड पॉकेट वीटो है। ये 3 वीटो है। लेकिन देयर इज़ नो क्वालिफाइड वीटो इन द केस ऑफ इंडियन प्रेज़िडेंट। इंडिया प्रेज़िडेंट के पास नहीं है, ये अमेरिकन प्रेज़िडेंट के पास होता है। गेटिंग? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक। अब ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे में ये देखिए एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या है? अब यहाँ पे आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। बेटा ए एग्जाम प्लीज डोंट डू दैट। ठीक है? देखो एब्सोल्यूट वीटो में आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि भैया ये बताओ, क्या हमारा प्रेसिडेंट वेदर आवर प्रेसिडेंट इज दैट पावरफुल कि he can he can withhold his assent if the legislation is passed by the parliament, either लोक सभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा या राज्यसभा पार्लियामेंट यानी कि अगर कोई कानून पास कर देते हैं तो क्या प्रेसिडेंट हमारा इतना पावरफुल है कि वो साइन ना करे? क्या हमने प्रेसिडेंट को इतनी पावर दे रखी है? क्योंकि एक बात समझिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे सुनिएगा बात को, हमारे यहाँ जो बिल पास होता है 80% बिल जो होते हैं या 90% जो बिल होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। ठीक है? जिसको हम लोग पब्लिक बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक बिल। पब्लिक बिल जो होते हैं गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर जब पेश करता है। देखो बिल दो तरीके से पार्लियामेंट के अंदर पेश होते हैं, अभी आप लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन अभी बता दे रहा हूं। एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल और एक होता है पब्लिक बिल या गवर्नमेंट बिल। ठीक है? प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, अगर वो कोई कानून बनवाता है, वो इंट्रोड्यूस करता है, वो कोई कानून बनवाता है, जैसे मान लो कि इस वक्त जो है, मान लो वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो ही इज एमपी बट ही इज नॉट मिनिस्टर, राइट? एमपी तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। ठीक? या ऐसे ही कोई भी जो है एमपी है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। ठीक है? अब कोई बंदा एमपी है और मिनिस्टर नहीं है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ही मान लो, वो है, वो एमपी है लेकिन मिनिस्टर नहीं है। अब उन्होंने कोई बिल पेश कर दिया कि भाई ये बिल पास करवाना है हमें। उन्होंने बिल पास करवा लिया, मान लो लोगों ने एग्री भी कर गए, मतलब लोकसभा भी एग्री कर गई, उनके बिल को 50% पैसे मिल गया, और राज्यसभा भी एग्री कर गई और बिल पास हो गया, और वो प्रेसिडेंट के पास गया। अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल है यानी कि एमपी ने पेश किया जो मिनिस्टर नहीं है, तो उसको मना कर सकता है। ठीक है? अगर उस बिल प्राइवेट मेंबर बिल है तो उस पे वो मना कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है? एक बात। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट का बिल है तो वो मना नहीं कर सकता है जब तक कि वो लोकसभा सरकार गिर जाए और दूसरी जो लोकसभा आए, नई सरकार आए, वो मना कर दे कि भैया आपको एसेंट नहीं देना है, देन ओनली प्रेसिडेंट रोक सकता है। नहीं तो गवर्नमेंट बिल पे उसको एसेंट देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बिल होते हैं ज्यादातर पे साइन 99% बिल पे साइन करना है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, क्योंकि एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ध्यान रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा। बिल जब गवर्नमेंट की तरफ से आया है, यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या उसकी गवर्नमेंट सरकार की तरफ से आया है, तो प्रेसिडेंट मना ही नहीं कर सकता। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल जो है, जो एमपी है लेकिन वो बिल आया है, तो उसको चाहे तो मना कर दे। तो ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट पावर इट रिफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विदहोल्डिंग हिज एसेंट। ये एब्सोल्यूट पावर किसको कहते हैं? अपनी एसेंट को विदहोल्ड करता है जब प्रेसिडेंट, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट बिल कहते हैं बाय द पार्लियामेंट। दिस बिल एंड डज नॉट बिकम एक्ट। जब वो मना कर देगा तो वो कानून नहीं बन सकता, लेकिन दो केसेस में एक्सरसाइज कर सकता है। एक केस कि वो बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल हो, क्या हो? प्राइवेट मेंबर बिल हो। वो बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट अ मिनिस्टर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मिनिस्टर ना हो, अगर उसने पेश किया है तो वो वहां पे मना कर सकता है। ठीक है?
वो बिल नहीं बनेगा। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट बिल, अगर गवर्नमेंट बिल है या पब्लिक बिल भी कहते हैं इसको, ठीक है, जो कि अगर अगर कैबिनेट बीच में रिजाइन कर देता है, ध्यान रखो, कैबिनेट यानी सरकार गिर जाती है, कैबिनेट रिजाइन कर देता है, ठीक है, बिल को पास किया और कैबिनेट रिजाइन कर दिया, बिल पास कर दिया, कैबिनेट रिजाइन कर दिया, सरकार गिर गई है, प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया। अब क्या होता है कि नया लोकसभा आता है, कौन आता है, नई कैबिनेट आती है, और वो एडवाइस करती है, या नई कैबिनेट आके एडवाइस करती है कि आप प्रेसिडेंट साहब इस पे एसेंट नहीं देंगे, आपको एसेंट नहीं देना, नॉट टू गिव एसेंट, आप इस बिल को पास नहीं करेंगे। और अगर आप इस बिल को पास, उसने मना कर दिया, तो फिर आप उस बिल को प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा। तो सिर्फ दो कंडीशन में, इंडिया में सिर्फ दो कंडीशन में प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला कंडीशन एब्सोल्यूट वीटो को एक्सरसाइज करने का कि वो बिल प्राइवेट मेंबर बिल हो। दूसरा बिल ये है कि अगर पब्लिक बिल है, उसमें अगर बीच में प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले अगर सरकार गिर जाती है, कैबिनेट रिजाइन कर देता है, और नई जो कैबिनेट आती है, जो नई मिनिस्ट्री बनती है, वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को कि आपको साइन नहीं करना इस बिल पे, जो पुराना बिल था, तो वो साइन नहीं करेगा, अदरवाइज वो साइन करेगा। गेटिंग? ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने भी एक बार 1954 के अंदर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने पीईपीएसयू बिल जो था, अप्रोप्रिएशन बिल था, उसको एसेंट नहीं दिया था, ठीक है। और इसी तरह 1991 में आर वेंकट रमन ने विदहोल्ड किया था उनका अपना एसेंट, द सैलरी और द अलायंसेस ऑफ एमपी, मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज वगैरह का बिल था, उसके ऊपर अपना एसेंट कर जो है विदहोल्ड कर लिया था 1991 में, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि उसमें पहले उनसे रिकमेंडेशन नहीं ली गई थी। और ऐसे बिल को, कई ऐसे बिल होते हैं जिनको पास करने के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट कब रोक सकता है, जब प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेशन ना किया। कोई जान चुप रहो यार, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेशन ना किया गया हो, कोई कानून का वायलेशन किया गया हो, उसी सब केस में विदहोल्ड कर सकता है, नहीं तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। प्लीज कीप इन माइंड। तो सिर्फ दो सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है ये एब्सोल्यूट वीटो यानी मना कर सकता है, एक प्राइवेट मेंबर बिल के टाइम पर, दूसरा जो है पब्लिक बिल के टाइम पर, जब कि कैबिनेट रिजाइन कर दे या कैबिनेट एडवाइस करे कि आप साइन मत करना, ठीक है। गेटिंग? यानी प्राइम मिनिस्टर कहते कि भाई साइन मत करो, तो वो नहीं करेगा, अदरवाइज करेगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक। अब सस्पेंसिव वीटो देखें। सस्पेंसिव वीटो का मतलब मैंने बताया क्या, ये हमारे यहाँ भी है कि वो रिटर्न करता है बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, पार्लियामेंट के लिए। हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, लेकिन अगर दोबारा से बिल पास हो जाता है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाएगा। देखिए मेरा 90% डेटा खत्म दिखा रहा है शायद। तो अगर आप लोगों को बिल, अगर आवाज आनी बंद होगी या आवाज मेरी ब्रेक होने लगेगी, तो मुझे बताइएगा, मैं नेटवर्क चेंज कर दूंगा, दूसरे नेटवर्क में है, ठीक है ना। तो अभी तो चल रहा है जब तक, ठीक है। अगर आवाज आनी बंद होती है या आवाज में ब्रेक आता है तो मुझे बताइएगा। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है अपना एसेंट विथ, वो प्रेसिडेंट ये वाला सस्पेंसिव वीटो कब एक्सरसाइज करता है कि वो बिल को भेज दे वापस। मतलब बिल आया, उसने कह दिया पार्लियामेंट साहब दोबारा कंसीडर कर लीजिए, बिल मुझे सही नहीं लग रहा है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। रिकंसिडर मतलब दोबारा से आप सोच लीजिए। अब दोबारा सोचने के लिए उसने बोल दिया, फिर लेकिन पार्लियामेंट ने फिर बिल पास करके भेज दिया। अगर पास कर दिया, चाहे वो अमेंडमेंट करे चाहे विदा अमेंडमेंट के, जैसे प्रेसिडेंट ने बोला कि यार ये चीज इसमें चेंज कर दो, उन्होंने चेंज करें और चाहे ना करें, अगर उन्होंने दोबारा बिल को पास करके भेज दिया है तो फिर उसको साइन करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ कोई क्वालिफाइड वीटो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ वो सिंपल मेजोरिटी से आएगा, जो अमेरिका के अंदर क्वालिफाइड वीटो वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे वो बिल को रिटर्न भी नहीं कर सकता, जैसे मनी बिल। अगर मनी बिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनी बिल है जो आप आगे पढ़ेंगे, मनी बिल क्या होता है, जैसे पैसे से रिलेटेड मैटर होता है तो उसको मनी बिल कहते हैं। तो मनी बिल अगर है तो प्रेसिडेंट डज नॉट पॉज दिस वीटो, यानी मनी बिल के केस में वो रिटर्न भी नहीं कर सकता, उसको साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसको अगर वो या तो एक्सेंट दे दे, एसेंट दे दे, या तो फिर विदहोल्ड कर ले, लेकिन विदहोल्ड कर नहीं सकता जब तक कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट वो कहेगा नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो मनी बिल को उसको पास करना ही पड़ जाता है। इसके अलावा पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो क्या होता है कि इनकेस प्रेसिडेंट ना ही उस पर कोई साइन करे, मैंने बताया, ना ही रिटर्न करे ना साइन करे, उसको पड़ा रहने दे, तो यहाँ पे कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, कोई क्लियर नहीं है कि कब तक के लिए, उस मैंने बताया ना कि कोई टाइम लिमिट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, तो इसलिए वो जो है उसको जब तक मर्जी तब तक रह सकता है, रख सकता है। और ऐसा हुआ है ज्ञानी जैन सिंह के साथ, मैंने बताया था आप लोगों को, मैं कहानी बताऊंगा एक। तो कहानी सुनिए आप जरा। 1986 के अंदर जो जैन सिंह थे, ज्ञानी जैन सिंह जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है ना, ज्ञानी जैन सिंह प्रेसिडेंट थे। अब वो ज्ञानी जैन सिंह जो थे, राजीव गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है, जब भी राजीव गांधी से पूछते थे वो कि प्रेसिडेंट, ठीक है,
तो प्रेसिडेंट जब भी ठीक है, जब भी जो है राजीव गांधी से पूछते थे प्रेसिडेंट कि क्या नाम है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट पूछ सकता है उससे प्राइम मिनिस्टर से कि आपका कैबिनेट क्या कर रहा है, क्या काम कर रहे हो। एक तरह से प्रेसिडेंट राजा है, लेकिन बिना, वो कहते हैं ना, टूथ विदाउट टाइगर, वो टाइगर विदाउट टूथ, ठीक है। तो टाइगर विदाउट टूथ, बिना दांत का टाइगर है प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट है तो पूछ तो सकता है, कर कुछ नहीं सकता बेचारा, लेकिन पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर की सर आप कर क्या रहे हो, क्योंकि वो राजा है, लेकिन बिना अपने प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के वो कुछ कर नहीं सकता, तो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस उसको लेनी ही पड़ेगी। तो टूथ विदाउट टाइगर विदाउट टूथ बंदा जो है प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट पूछता था बार बार, ज्ञानी जान सिंह जी जो है थोड़ा एक्टिव थे, तो वो पूछते थे राजीव गांधी से कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपकी कैबिनेट क्या कर रही है, कुछ है। तो वो उनको आंसर नहीं देते थे, ठीक है ना, उनको आंसर नहीं देते थे, बोलते थे यार चलो हम कर रहे हैं, आपको क्या टेंशन है, ठीक है ना। इस बात पे ज्ञानी जैन सिंह गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार इंडियन पोस्टल स्टाम्प बिल इन्होंने पास करवाया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, उन्होंने कहा ठीक है बेटा ठीक है, उन्होंने पॉकेट वेटिव एक्सरसाइज कर दिया, बोला ही नहीं कुछ, कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब बोला नहीं तो वो लैप्स हो गया, आखिर पास नहीं किया उन्होंने उस बिल को, यानी बिल गिर गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उसको पास नहीं किया। तो ऐसा भी कभी कभी टसल होता है, तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात और रट्टा मारिएगा, मैंने अभी जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पढ़ा रहा था तो पढ़ाया था, याद करो, याद करो भाई, ये वाला मैंने पहले पढ़ाया था ना आप लोगों को कि एक 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया था, जिसके अंदर ये बात कर दी गई थी 1971 के अंदर कि प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे साइन करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई वीटो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में उसके पास कोई वीटो नहीं है, याद है। ये मैंने आपको बताया जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि अगर संविधान को संशोधन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है, लोकसभा और राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है, बिल को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके पास कर दिया है, तो फिर अब जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपना कोई भी पावर, यानी उसके पास कोई भी वीटो, नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट के पास कोई, प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कोई बिल नहीं है। और ये कब हुआ है, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बात क्लियर कर दी गई है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है तो किसी भी तरीके का वीटो, चाहे ना ही एब्सोल्यूट वीटो, ना ही सस्पेंसिव वीटो, ना ही पॉकेट वीटो, कोई भी वीटो प्रेसिडेंट जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको क्या वीटो क्लियर हो गया, सारी एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सारे वीटो के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, और हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन से वीटोज हैं, कौन से नहीं है, क्या आपको ये बात क्लियर है या नहीं? ओके, क्षमा क्लियर है? हेलो, सीमा, सीमा समझ में आया? सो गई क्या पढ़ते पढ़ते? क्लियर है? अच्छा, जाग रही थी? अच्छा ठीक है, तो समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। और संगीता, नदीम, आप लोगों को, चेतराम, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया? अच्छा ठीक। तो एब्सोल्यूट वीटो, और उसके बाद में एब्सोल्यूट वीटो है, और उसके बाद में आपका सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है। और सस्पेंसिव वीटो के अलावा पॉकेट वीटो है, और आपका जो है एक एब्सोल्यूट क्वालिफाइड वीटो है। जो क्वालिफाइड वीटो हमारे यहाँ नहीं है, बाकी वीटोज हमारे यहाँ है। तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलिए, अब देखें वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, ये आप लोग थोड़ा समझते हैं। तो वीटो ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, अब स्टेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, देखिए हमारा जो स्टेट है, स्टेट मतलब जैसे यूपी है, बिहार है, सबका अपना अपना कानून, सबके पास अपनी विधानसभा है, ठीक है। जैसे सेंटर का कानून तो पार्लियामेंट बनाता है, संसद बनाता है, ठीक है, एमपीज होते हैं, लेकिन स्टेट में जो कानून बनता है उसको बनाने का काम विधानसभा करती है, ठीक है। विधानसभा जैसे कि हमारे यहाँ पे एमएलए होते हैं, वहां पे एमएलए बैठते हैं, ठीक है। तो विधानसभा और विधान परिषद, अब ये लोग अगर कोई कानून बनाते हैं तो प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, इस पे साइन करता है गवर्नर,
जैसे स्टेट का जो राज्यपाल होता है वो साइन करता है। जैसे यूपी के लिए कोई कानून बनाना है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, अगर ये लोग कोई बिल पास विधानसभा में करते हैं तो यहाँ पे ये बिल, यहाँ के यूपी के लिए कोई कानून बनाना है, बहुत से कानून जो जो खुद बना सकते हैं, तो ये बिल इन्होंने पास कर दिया कोई, मान लो, अब वो बिल जो है राज्यपाल के पास जाएगा, यानी गवर्नर के पास जाएगा। अब वो गवर्नर, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नर साइन कर देता है, कभी कभी नहीं भी करता है, उसको लगता है कि यार ये मैटर जो है, क्योंकि गवर्नर जो है ना वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और वो सेंटर का लिंक है बिटवीन स्टेट और सेंटर, एक लिंक स्टेब्लिश करता है गवर्नर। अब गवर्नर क्या करेगा, उसको लगता है कि मुझे साइन कर देना चाहिए तो कर देगा, फिर उसकी मर्जी है। लेकिन कभी कभी वो क्या करता है कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इसको मुझे ना प्रेसिडेंट से पूछ कर करना चाहिए, तो वो बिल रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट से पूछने के लिए। जैसे कहता है ना कि कभी कभी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप कहते हो यार मेरा मैनेजर या मेरे पापा या कोई है उनसे मैं पूछ के तब बात करूंगा, वैसे तो आप कर सकते थे कोई छोटा मोटा मैटर, लेकिन अगर आपको लगता है बड़ा मैटर है तो आप कहते हो नहीं मैं तो अपने पापा से पूछ के करूंगा या मैं अपने मैनेजर से पूछ के करूंगा। ऐसा भी होता है, या आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप कहते हो यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरे मैनेजर साहब से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो यही चीज यहाँ पे ये राज्यपाल जो है, जो गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट से करता है कि भाई ऐसा है कि मैं पूछ के बताऊंगा। अब वो जब प्रेसिडेंट तक बात पहुंच जाती है तो फिर गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, आर्टिकल 200 के तहत जब वो रिजर्व कर लेता है गवर्नर, तो उसको गवर्नर या तो वो एक्शन दे दे, या तो विथहोल्ड कर ले, या रिटर्न कर दे, या रिजर्व कर ले। अगर उसने रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास अब बिल जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन से वो बिल पास होगा, वैसे नहीं पास होगा। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट या तो उस पर एसेंट दे दे, या तो कह दे कि भाई ठीक है चलो, प्रेसिडेंट तीन चीजें कर सकता है, या तो उस पर एसेंट दे दे, या तो रोक मना कर दे कि नहीं भाई मैं नहीं बिल पास करवा रहा, या तो फिर उसको गवर्नर को डायरेक्ट कर दे कि रिटर्न कर दो बिल को, और बिल अगर मनी बिल नहीं है तो रिटर्न कर दो रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट वाला बिल आता है, जैसे पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ था वो जब रिकंसिडरेशन के लिए जाता है और वापस आता है तो प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। लेकिन स्टेट वाले बिल में ये कहानी नहीं है। स्टेट वाले बिल में प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज असेंट, ये बाउंड नहीं है। ये सब आप लोग पेंसिल रखा करिए, किताब में मार्क करिए ये सब वर्ड्स। मैं ये सब आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक वर्ड मार्क करिए, बैठे रहो, किताब सादा रहे तो क्या फायदा है? किताब सादा रखे रहो, कोई फायदा है? इसको वहां पे जब मैं नोट को मार्क कर रहा हूं तो नोट को मार्क करो वहां पे, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे मार्क कर रहा हूं तो उसको देख के मार्क किया करो। मेरे चरणों में बैठ के पढ़ो फिर भी नहीं समझ में आता कि मार्क करना चाहिए। पापा आपका भी फोन सिलेक्ट हो गया है क्या? ओके 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 शांत, हाँ मेरा फोन सिलेक्ट हो गया इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट एसेंट को, तुम ज्वाइन कर रही हो? ठीक है, तो क्लियर है। तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट, प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट देने के लिए बाउंड नहीं है। कौन से केस में? अगर स्टेट का बिल है, ठीक है, अगर वो है तो तीन चीजें वहां थी, यहाँ पे चार चीजें हैं, या तो वो एसेंट देगा, या तो विदहोल्ड करेगा, या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, तो भी वो बिल जो है वो पास करना जरूरी नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि वो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए आ गया तो उसको साइन करना ही पड़े। ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट एट अ ग्लांस में वीटो पावर देखें। सेंटर का जो बिल होगा, ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल जो होगा, ऑर्डिनरी बिल को प्रेसिडेंट या तो रेटिफाई करेगा यानी साइन कर देगा, रेटिफाई मतलब साइन कर दिया, रिजेक्ट कर दे कर सकता है, रिटर्न कर दे कर सकता है। स्टेट के बाद साथ भी यही कहानी है, चाहे तो रेटिफाई कर दे, या तो रिजेक्ट कर दे, या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे। तीनों पावर है ये, स्टेट वाले बिल के साथ भी है और सेंटर के साथ भी है। दूसरा, मनी बिल में सिर्फ दो कैटेगरी है, या तो रेटिफाई कर दे या तो रिजेक्ट कर दे, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकता मनी बिल को। यहां भी यही सीन है, स्टेट वाले बिल में भी या तो रेटिफाई कर दे या रिजेक्ट कर दे, रिटर्न नहीं कर सकता अगर मनी बिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कोई पावर नहीं है, ही कैन ओनली रेटिफाई, ना ही रिजेक्ट कर सकता है ना ही रिटर्न कर सकता है, सिर्फ उसको पास ही करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है तो उसको पास करना पड़ेगा। तो बिल कई तरीके का होना, मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, कई तरह का बिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्टेट में होता ही नहीं है। स्टेट को, क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, ये तो सबको पता है, ठीक है ना? क्लियर है भाई, क्लियर है? आप देखिए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एक टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसके बाद में फिर हमारा जो है वीटो पावर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अपने आप में एक बड़ी कहानी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपकी पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है।
पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर जो है आपका 3 जो है आर्टिकल 123, एक आर्टिकल उसके अंदर है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर आपका जो पार्ट आपका 5 है उसके अंदर चैप्टर 3 जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। ठीक है ना, कौन सी बात करता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन सा चैप्टर बात करता है, चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 5। अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या होता है, देखिए इसको प्रोमलगेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोमलगेट। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन दिस आर्टिकल 123 में कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट हमेशा सेशन पे तो रहता नहीं है, आपको पता है पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, 3 सेशन होता है, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट में समर सेशन नहीं होता, बजट सेशन होता है, ठीक है, फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलेगा, ठीक है, मानसून सेशन होता है, ठीक है, हाँ, और उसके अलावा विंटर सेशन होता है, सबसे छोटा सेशन विंटर सेशन होता है, सबसे बड़ा बजट सेशन होता है। ठीक है, तो बीच में पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता, रेस्ट रहता है। तो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहता तो भैया जब रेस्ट कर रहा होता है तो कानून अगर जरूरत हो जाए, कोई इंपॉर्टेंट कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, पार्लियामेंट का सेशन में आने का इंतजार तो नहीं कर सकते ना। तो पार्लियामेंट के सेशन में आने का इंतजार नहीं करो तो क्या होगा, पार्लियामेंट खुद पार्लियामेंट सेशन में आएगा तब कानून बनाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो प्रेसिडेंट खुद ऑर्डिनेंस पास कर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, बस ठीक, ओके। आवाज आ रही है अभी, ठीक। तो मैं कह रहा था कि अब पार्लियामेंट क्योंकि सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट रेस्ट कर रहा है, और कोई इमरजेंसी में कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो प्रेसिडेंट खुद उस कानून को बना सकता है, और ऐसे ऐसे को हम लोग कहते हैं कि प्रोमलगेट किया है। क्या बोला है, क्या है, प्रोमलगेट किया है, यानी प्रोमलगेशन ऑफ प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट, अब ये जो होता है, ये प्रेसिडेंट ने कानून बना दिया, कानून बनाना तो प्रेसिडेंट का काम है नहीं, कानून तो पार्लियामेंट पास करेगा, है ना, लेकिन ये 6 महीने तक के लिए टेम्परेरी नेचर का होता है, 6 महीने तक वैलिड रहता है, और उसके बाद में पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद 6 वीक का टाइम दिया जाता है। कितने वीक का, 6 वीक का, 6 वीक का टाइम देते हैं कि 6 वीक के अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर या तो पार्लियामेंट उसको पास कर दे या तो फिर उसको रिजेक्ट कर दे। लेकिन वो उतनी ही पावर उसकी होती है, कोई अर्जेंट मैटर जब होता है, मैंने बताया कोई अर्जेंट मैटर है, अनफॉर्चून मैटर है, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट कानून बना लेगा, और जब तक वो पावर रहेगी तब तक उस ऑर्डिनेंस की भी, उस अध्यादेश की, इसको हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं, उसकी उतनी ही पावर होती है जितनी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की होती है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ हाउस, ध्यान रखिए कि कब वो प्रोमलगेट कर सकता है कानून को, कब बना सकता है, तो यहां देखिएगा, ओनली व्हेन बोथ द हाउस, ईजान मत बोलो, हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन, ठीक है, और वेदर आइदर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, अगर दोनों हाउस ना सेशन में हो या तो कोई एक हाउस सेशन में ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कानून बनाने के लिए दोनों हाउस की जरूरत पड़ेगी, मान लो एक हाउस सेशन में दूसरा नहीं है तब भी नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी इशूड ओनली इफ वन हाउस इज इन सेशन एंड, तो आप यह ध्यान रखिए कि कोई भी एक हाउस अगर सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो भी ऑर्डिनेंस बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस जो है उसके लिए दोनों हाउस के सेशन में ना होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ओके। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बनाता है, इसका मतलब पैरेललाइजेशन नहीं बनाएगा कि पार्लियामेंट भी सेशन में है और आप भी कानून बना दो, तो ऐसा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट सेशन में तो आप कानून नहीं बना सकते, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तब आप कानून बना सकते हो। अब बना लिया आपने कानून, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार उसको रिन्यू करते रहोगे। आपने पार्लियामेंट कानून बना लिया, तो कूपर केस के अंदर आया था एक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था कि प्रेसिडेंट जो है
वो अगर कोई कानून बनाए तो उसको ऐसा नहीं कि मलाफाइड इंटेंशन के बेसिस पर, यानी कोई खराब इंटेंशन कुछ लोगों को हार्श करने के लिए, कुछ लोगों को परेशान करने के लिए कानून बना ले, क्योंकि डिबेट डिस्कशन तो होता नहीं है जैसे पार्लियामेंट में होता है कि भाई किसी के का नुकसान हो सकता है, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ऐसी तो कोई बात होती नहीं है, कोई डिस्कशन होता नहीं है, तो पता चले कोई ऐसा कानून बना दे जिससे लोगों का नुकसान हो रहा हो, कुछ लोगों का, कुछ कम्युनिटीज का नुकसान हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसको क्वेश्चन किया जा सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि भाई ऑर्डिनेंस जो है उसकी लाइफ टोटल 7.5 महीने होती है, यानी 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा, और पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद या तो उसको पास कर दें, अप्रूव कर दें, या तो फिर उसको विथहोल्ड कर दें। ठीक है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके से ये होता है। तो कुल मिलाकर जो है मैंने बताया आपका 6 महीने प्लस 6 वीक, 6 महीने प्लस 6 वीक्स। और लेकिन उसकी पावर कितनी रहती है, पावर उतनी ही रहती है जितनी पार्लियामेंट के नॉर्मल लॉ की पावर रहती है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि ऑर्डिनेंस है तो इसकी उतनी पावर नहीं है, पावर ये उतनी ही है इसकी पावर। लेकिन ये क्या होता है, ये एक्चुअल में प्रेसिडेंट नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में नाम तो प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन इसको बनाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है ऑर्डिनेंस पास करती है, इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये अध्यादेश पास किया जाता है। और इसके ऊपर जो है बहुत डिबेट हुआ है, डीसी वाधवा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा केस में कहा था, क्योंकि एक टर्म बिहार के अंदर ना इन्होंने जो असेंबली थी, जैसे पार्लियामेंट तो छोड़ो, पार्लियामेंट तो ठीक है, मतलब कोई ऐसे सरपास नहीं कर सकते, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने ना 1981 में 1967 से लेकर 1981 तक 256 ऑर्डिनेंस बना डाले थे। कितने, 256। मतलब इसको ऑर्डिनेंस राज कहते हैं। बोलते हैं भैया जब कानून बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, लोग मतलब विधानसभा है और विधान परिषद है, तो आप गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी अगर, और गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करेगी और गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, तो फिर हमें तो विधानसभा की जरूरत क्या है। यानी हमें वहां पे विधानसभा में ये बात होती है कि भाई यह कानून गलत है, इसकी ये कमियां हैं, ये खामियां हैं, लोगों को भी समझ में आता है, डिस्कशन होता है। आप बिना डिस्कशन के कानून बनाए जा रहे हो, जो मर्जी वो अपने हिसाब से कर रहे हो। तो बिहार के अंदर 256 ऑर्डिनेंस पास किए गए, तो फिर इसके ऊपर केस किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डीसी वाधवा केस, नाम याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया कि यह गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, कानून बनाने वाला अलग है, कानून को इंप्लीमेंट करने वाला अलग है, और कानून को एग्जीक्यूट करने वाला अलग है, और उसके अलावा कानून को एडजुडिकेट करने वाला अलग है। यानी हमारे यहाँ कानून, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है उसको इंटरप्रेट करना। अब यहाँ पे जो काम है, जो एग्जीक्यूटिव का काम है, जो लेजिस्लेचर का काम है, कानून बनाने वाला विधायिका का काम है, वो काम जो है एग्जीक्यूटिव कर रहा है, यानी सरकार खुद ही कानून बना रही है और खुद ही उसको इंप्लीमेंट कर रही है। तो जाहिर सी बात है सरकार वायलेशन कर सकती है, लोगों के क्या नाम है, सरकार लोगों का के जो है हक मार सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे ज्यादा इंडिया में केसेस किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट क्या नाम है उसके ऊपर केस नहीं है, लोग गवर्नमेंट से केस लड़ रहे हैं, पता नहीं कितने केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी तो नुकसान कर सकती है, अपने हिसाब से कानून बना के लोगों का हक मार सकती है। तो इसलिए, क्योंकि हमारे पास जब गवर्नमेंट हमारा हक मारती है, गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफी करती है, तो हम कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कस्टोडियन और गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का। गेटिंग? बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे प्रोमलगेट कर ये कहा गया कि 256 ऑर्डिनेंस जो आपने बनाया ये गलत है। आ? क्या क्या हुआ? आप कोई, ठीक है, ठीक है, तो ये जो कहा गया कि मतलब ऑर्डिनेंस राज जो आपने किया, मतलब ये होता था ना कि वो ऑर्डिनेंस फेल होता था, फिर ये जैसे 6 महीने में एक्सपायर हो गया, फिर इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया, फिर 6 महीने में एक्सपायर किया, फिर इन्होंने ऑर्डिनेंस बना दिया। तो भैया ये क्या खेल लगा रखा है तुम लोगों ने ऑर्डिनेंस बनाने का? अच्छा, ये ऑर्डिनेंस जो होता है गवर्नर पास करता है, तो बिहार गवर्नमेंट ने खूब खेला, तो इसको बाद में स्ट्रक डाउन किया गया, बोला गया देखो एक स्पेशल फंक्शन लेजिस्लेटिव पावर जो स्टेट की है, वो वहां की लेजिस्लेचर, वहां की विधानसभा एक्सरसाइज करेगी, गवर्नमेंट उसको नहीं कर सकती है, और ये जो गवर्नमेंट कर रही है गलत कर रही है, ऑर्डिनेंस राज नहीं होना चाहिए। गेटिंग? बात समझ में आ गई है? तो ये बोला गया कि ऑर्डिनेंस राज नहीं होना चाहिए, तो लेकिन हाँ बोला गया कि भैया ये जो है ना एक एक्सेप्शन है। जैसे क्या होता है ना कि कहा कि भाई ठीक है, अब कोई मान लो टीचर नहीं है, मैथ का टीचर है कोई, मान लो स्कूल के अंदर कोई टीचर नहीं है, तो आज उसको चलो फिजिक्स आता है, तो उसने कहा चलो आज यार फिजिक्स पढ़ा दो, तो एक्सेप्शनली वो फिजिक्स पढ़ा देगा जिस दिन मैथ का टीचर नहीं है। अभी फिजिक्स का टीचर नहीं है, अब ये हो कि फिजिक्स मैथ का टीचर ही फिजिक्स पढ़ाने लग जाए डेली के लिए, तो फिर गलत हो जाएगी कहानी। ठीक है ना? तो यहाँ पे यही काम है कि भाई गवर्नमेंट को दिया गया है कि कभी एक्सेप्शन सिचुएशन हो जाए तो आप ऑर्डिनेंस बनाओ। आपने तो ऑर्डिनेंस राज मचा रखा है, विधानसभा को साइड ही कर दिया है, कुछ आपने मन से जो भी कानून बना के अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ये वायलेशन है
सीधे सीधे बोला गया कि वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और इस तरह से प्रोमulgate नहीं किया जा सकता ऑर्डिनेंस। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। और ये सबके लिए हो गया कि सुप्रीम कहीं पे भी, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद में फिर एक होता है लास्ट 5 मिनट और मैं लेक्चर लूंगा, 4 बजे खत्म कर दूंगा। पार्डनिंग पावर, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट कुछ पार्डन कर सकता है, कुछ माफ कर सकता है। आप लोगों ने देखी होगी, पुरानी एक फिल्म आती थी, उसका नाम था फूल और कांटे फिल्म थी। उसके अंदर जो है ना, अजय देवगन को प्रेसिडेंट माफ कर देता है, उसकी मतलब सजा को माफ कर देता है। कभी देखा है किसी ने आप में से? फूल और कांटे ही थी आई थिंक, आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है, ठीक है, अंगारा कुछ समथिंग थी ऐसे, कुछ अंगारे या फूल बने अंगारे, कुछ समथिंग समथिंग इस टाइप की मूवी थी। अब आई एम नॉट क्लियर कि कौन सी थी, बट मतलब ऐसी कुछ थी जिसमें वो प्रेसिडेंट जो है उसको pardon करता है। ठीक है, तो आप बस इतना जाने कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो पार्डन कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन, पार्डन मतलब माफ कर देना, वो माफ कर सकता है। ठीक है, माफ कर सकता है किसी भी ऑफेंस को जो भी ऑर्डिनरी कानून के तहत हो, मतलब ऑर्डिनरी यूनियन के लॉ से कोई कानून हो तो उसको माफ कर सकता है। अगर अगर उसको क्या नाम है, मिलिट्री कोर्ट या कोर्ट मार्शल हुआ है, वहां पे भी वो क्या नाम है, उसके पास पावर है। ठीक है, सेंटेंस को पार्डन करने की। और उसके अलावा अगर किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, यानी मौत की सजा मिली हो, तो उसको भी माफ कर सकता है। तो प्रेसिडेंट के पास ये कुछ पावर है। अच्छा, गवर्नर के पास भी कुछ पावर होती है, लेकिन गवर्नर के पास जो है ना, वो डेथ सेंटेंस को माफ करने की पावर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पावर है लेकिन डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता गवर्नर। लेकिन कौन से सेंटेंस को माफ कर सकता है? बाकी सेंटेंस को माफ कर सकता है। तो उसके पास जो पावर है, उसको 5 नामों से हम जानते हैं। वो 5 चीजें क्या क्या हैं? एक है पार्डन, दूसरा है कम्यूटेशन, तीसरा है रिमिशन, चौथा है रिस्पाइट, पांचवा है रिप्राइव। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग। पहला क्या है? पार्डन। क्या है? पार्डन। दूसरा है कम्यूटेशन। क्या है? कम्यूटेशन। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूं ये क्या क्या है। रिमिशन, रिमिशन क्या है? रिमिशन। तीसरा है, चौथा है रिस्पाइट और पांचवा है रिप्राइव। ठीक है, अब देखें एक एक चीज को समझते हैं। देखिए, पार्डन क्या होता है? अगर कोई आदमी, उसको जुडिशरी ने सजा दे दी, मैंने आप लोगों को एक बात बताया है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, जो जुडिशरी होती है वो कानून के हिसाब से चलती है। अगर आपने चोरी की है और 6 महीने से 2 साल की उस चोरी की सजा है, तो या तो 6 महीने की देंगे या 2 साल की देंगे, लेकिन उससे ना 2 साल से ज्यादा दे सकते हैं ना 6 महीने से कम दे सकते, क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट का दिल करेगा कि लगता है कि ये बंदे ने पहली बार का ऐसा कुछ ऑफेंस किया है, और या किसी को फांसी की सजा होगी पहली बार, मान लो किसी से मर्डर हो गया और वो बंदा बहुत अच्छा था बाय द वे, लेकिन हो गया, और उसमें यह है कि भाई मर्डर तो हुआ है, तो जुडिशरी तो उसको फांसी की सजा देगी या उसको उम्र कैद की सजा देगी। लेकिन लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन कर सकता है। तो पार्डन का मतलब होता है सारे सेंटेंसेस को खत्म कर देना, पूरी तरह से माफ कर देना। ठीक है ना, रिमूव कर देना, remove the sentences of the convict and completely absolve the convict from all sentences, punishment and disqualification। मतलब उसको पूरी तरह से माफ कर देना, इसको बोलते हैं पार्डन। क्या बात समझ आ गई? यानी उसको लगेगा कि आज से कोई कानून क्राइम इसने किया ही नहीं था, कहानी खत्म, दोबारा से अपनी जिंदगी जी सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्डन। ये सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, इसके पास ही पावर है। दूसरा होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन क्या होता है? हाँ, उसमें सजा का नेचर चेंज कर देता है। सजा का नेचर चेंज कर देता है। सजा का नेचर चेंज करने का क्या मतलब है? कि जैसे किसी को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है, डेथ सेंटेंस का मतलब क्या है? कि किसी को मौत की सजा मिली हुई है, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दे। सजा का नेचर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? किसी को मिला हुआ था डेथ सेंटेंस की, किसी को मौत की सजा है, उसको बोल दिया कि नहीं, लाइफ इंप्रिजनमेंट, उम्र कैद की सजा कर दी, तो सजा का नेचर चेंज हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो इसको बोलेंगे कम्यूटेशन। क्या बोलेंगे? कम्यूटेशन। ठीक है, अगर कोई रिग्रेस इंप्रिजनमेंट किसी को मिला हुआ है, यानी कि मशक्कत, यानी कि किसी को सजा मिली हुई है, कैसे? मशक्कत वाली, मतलब कि मेहनत करना है, मशक्कत करना है, वो सजा मिली हुई है। ठीक है, तो उसको सिंपल इंप्रिजनमेंट में चेंज कर दे। सिंपल इंप्रिजनमेंट मतलब आपको मेहनत नहीं करनी है, आप सिर्फ जेल में रहोगे। तो ये सजा का नेचर चेंज करना है। तीसरा है, तो 2 बातें समझ में आ गई, पूरी तरह माफ कर दे तो पार्डन, अगर सजा का नेचर चेंज कर दे, यानी मौत की सजा मिली हुई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दे। रिग्रेस लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो उसको सिंपल लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दे। सजा का नेचर चेंज कर दे तो उसको बोलेंगे कम्यूटेशन। रिमिशन, अगर ड्यूरेशन कम कर दे, जैसे 5 साल की सजा है उसको 2 साल कर दे।
ठीक है ना? सजा का नेचर नहीं चेंज करेगा। अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगी, यानी मेहनत वाली है तो मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत ये रहेगी, सिंपल नहीं रहेगी वो रिग्रेस। लेकिन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 2 साल की है, उसको 1 साल कर दे। सजा का नेचर चेंज किए बिना उसका टाइम कम कर देना। जैसे कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही रहेगा, रिग्रेस है तो रिग्रेस ही रहेगा, लेकिन 4-5 साल है तो उसको 3 साल कर दिया, 3 साल है 2 साल कर दिया, 2 साल है 1 साल कर दिया। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे रिमिशन। क्या समझ में आ गई बात? नदीम साहब? अच्छा, रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या है? इट डिनोट द लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ऑर्डिनरी अवॉर्डेड ड्यू टू द स्पेशल फैक्ट। रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब समझ रहे हो? सांस दे दो, सुकून दे दो। रिस्पाइट का मतलब होता है ना थोड़ी देर, जैसे कहते हैं आई एम गोइंग टू टेक अ रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब आराम करना। तो रिस्पाइट में क्या होता है कि किसी को, जैसे कोई स्पेशल कंसिडरेशन है, जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अब वो जेल में है और प्रेग्नेंट है, ऑफेंडर है, तो उसको जिसे उसको देखते हुए यार प्रेग्नेंट है, उसको सजा को कम कर देना। इसी तरह से कोई फिजिकली डिसेबल है, मान लो कोई लंगड़ा हो गया है बेचारा, उसका पैर टूट गया है या पैर हो गया है, या किसी को कैंसर हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है, तो उसको कहते हैं ना कि यार अब ये कितने दिन जिएगा ही, चलो छोड़ दो इसको, कम कर दो, तो उसको बोलते हैं रिस्पाइट। क्या बोलते हैं? यानी उसकी कंडीशन आप डिसाइड कर दिया। और एक होता है लास्ट रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है कि टेम्परेरी तौर पे, जैसे मान लीजिए किसी को फांसी की सजा होनी है, पार्डन या कम्युटेशन कुछ करना है उसको प्रेसिडेंट को, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा अच्छा रुको, अभी मैं ना पार्डन कर रहा हूँ ना कम्युटेशन कर रहा हूँ, थोड़ी दिन रुको, अभी इसको फांसी मत दो, रुक जाओ, थोड़ी दिन रुको, मैं टेम्परेरी टाइम के लिए इसकी सजा को रोक रहा हूँ, एग्जीक्यूशन को रोक रहा हूँ। जैसे मान लो मौत की सजा उसको होनी है, अब प्रेसिडेंट कंसीडर कर रहा है, सोच रहा है कि इसको जो है मैं पार्डन करूं या कम्युटेशन करूं, क्या करूं, अभी प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसने कुछ दिन के लिए अगर रोक दिया है सजा को, तो उसको रिप्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? ये अच्छा, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% लोगों को इसके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 99% लोगों को इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो प्लीज आप लोग एक ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है, और इससे क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। पार्डन क्या होता है? पूरी तरह माफ कर देना। कम्युटेशन क्या होता है? कि आप जो है ए कॉन्ट्रिब्यूशन का मतलब क्या होगा कि सजा का नेचर चेंज कर देना। ठीक है, यानी कि कोई मौत की सजा थी तो उसको उम्र कैद में चेंज कर देना। रिमिशन क्या होता है? सजा का नेचर नहीं चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ ड्यूरेशन कम कर देना है, 5 साल की सजा को 2 साल या 1 साल कर देना है। ठीक है, उसके बाद में रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि कोई फिजिकल कंडीशन, कोई डिसेबिलिटी देखते हुए उसकी सजा को कम कर देना। ठीक है ना? रिप्राइव, रिप्राइव क्या होता है कि आपका रिप्राइव का मतलब क्या होगा कि टेम्परेरी टाइम के लिए उस पीरियड उसको क्या नाम है, सजा को कुछ दिन के लिए रोक देना। ठीक है ना? इसको बोलेंगे रिप्राइव। क्लियर है? कुछ देर के लिए रोक देना, ना कि ये कि पूरी तरह खत्म कर दिया। ठीक है, बस रोका है कि अभी डिसाइड करूंगा कि पार्डन करना है, माफ कर दूं, या सजा का नेचर चेंज कर दूं, थोड़ी दिन के लिए रुक जाओ, अभी इसको मौत की सजा मत दो, इसको फांसी मत दो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिप्राइव। ओके, तो देखिए, ऐसा है कि आज हमने पार्डन, देखिए चारों चीजें हैं, अभी इस पे कल हम और चर्चा करेंगे, इन्हीं बातों पे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज मैंने दो बताया आपको। एक वीटो का कॉन्सेप्ट, एक पार्डनिंग का कॉन्सेप्ट। ये दोनों पार्डनिंग पावर जो है ये दोनों प्रेसिडेंट के पास, ये पांचों प्रेसिडेंट के पास है, और ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है, ध्यान रखिएगा, उसकी जुडिशियल पावर नहीं है। पार्डनिंग पावर जो है उसकी क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है। ठीक है, ये पार्डनिंग पावर नहीं है। अब इस पे हम बात करेंगे। और ये जो है आपका पार्टिंग पावर, पार्डन, कम्युटेशन, इन सबको पार्टिंग पावर ही कहा जाता है। प्रेसिडेंट का पार्टिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के उसमें आता है कि माफ करने वाले पावर में 72 आर्टिकल इसको देता है, बात करता है इसके बारे में कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या क्या कर सकता है। तो वो पार्डन कर सकता है, कम्युटेशन कर सकता है, रिमिशन कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रिप्राइव कर सकता है। याद हो गया? पार्डन, कम्युटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रिप्राइव। अच्छा, कोई भी इसको मुझे ना समझ में आ गया या नहीं आया, पहले ये तो बता दो। बताया एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ये है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या है कि भाई मना कर दो, मैं बिल पास नहीं करूंगा। दो बिल ऐसे हैं इंडिया में जो एब्सोल्यूट वीटो जहां पे प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है। एक प्राइवेट मेंबर बिल हो, दूसरा ये है कि बिल पास कर दिया है पार्लियामेंट ने, लेकिन सरकार गिर गई है, उसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, और नई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आई है उसने कह दिया है कि भैया साइन मत करना। एब्सोल्यूट वीटो यहाँ एक्सरसाइज हो सकता है।
ठीक है? दूसरा आपका आता है पॉकेट वीटो, हमारे यहाँ पॉकेट वीटो कोई कहीं भी एक्सरसाइज़ हो सकता है, कोई भी बिल आ जाए उसको प्रेज़ेंट चाहे तो साइन ना करे, ना उसको रिटर्न करे और ना ही उसको मना करे, तो वो पॉकेट वीटो में चला जाएगा। रिकंसिडरेशन के लिए बोलते हैं तो सस्पेंसिव वीटो है, वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, मनी बिल को नहीं भेज सकता है, नॉर्मल बिल को भेज सकता है, गया वापस आया तो उसको फिर साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो हमारे यहाँ पॉकेट वीटो विद और क्या नाम है आपका सस्पेंसिव वीटो और उसके अलावा क्या नाम है एब्सोल्यूट वीटो ये है कहाँ-कहाँ है मैंने बता दिया। अब हमारे यहाँ क्वालिफाइड वीटो नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ हायर मेजॉरिटी से पास करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में फिर हम लोगों ने बात की कि भई ये हो गया फिर अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो प्रेज़िडेंट ऑर्डिनेंस बना सकता है आर्टिकल 123 के तहत। ऑर्डिनेंस अगर प्रेज़िडेंट बनाता है तो उसकी लाइफ़ 6 महीने तक होती है लेकिन उसकी उतनी ही पावर होती है जितनी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की होती है, उसको अध्यादेश बोलते हैं। 6 महीने तक वैलिड है और पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद डेढ़ वीक के डेढ़ महीने के अंदर यानी कि 6 वीक के अंदर उसको पास करे या तो रोक दे। अगर पास कर दिया तो वो फिर फुल फ्लेज कानून बन जाएगा, ठीक है? लेकिन डीसी वाधवा केस में कहा है कि जब तक की ज़रूरत ना हो तब तक की आपको कानून ऑर्डिनेंस अपने आप से नहीं बनाना है। जब तक की ज़रूरत हो, जब इमरजेंसी हो, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ ज़रूरी है बनाना तहीं वहीं बनाओगे, हर जगह आप ऑर्डिनेंस राग नहीं खेलोगे जैसा कि बिहार में 256 ऑर्डिनेंस बना के खेला गया। उसके बाद में फिर कहा गया कि भई पार्डनिंग पावर तो पार्डन में आपका पार्डन है, कम्यूटेशन है, रिमिशन है, रिप्राइव है और रिस्पाइट है। पार्डन मतलब पूरी तरह माफ़ कर दो, कम्यूटेशन मतलब सज़ा का नेचर चेंज कर दो, रिमिशन मतलब सज़ा का के ड्यूरेशन कम कर दो, रिस्पाइट मतलब कि किसी स्पेशल कंडीशन पे जो सज़ा कम कर दो और रिप्राइव का मतलब है कि सज़ा कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दो, रोक दो कि भैया रुक जाओ अभी डिसाइड करेंगे कि इसको फांसी दिलवाएँ या ना दिलवाएँ। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक। तो चलो नदीम फटाक से समराइज़ कर दो तो तुम मेरे लिए।